वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5 और क्लास है 8th। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में क्या दिया गया? वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। यानी क्या है, हम अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम अपने बहुत सारे मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में पाए जाते हैं, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, और कुछ ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग इनको बनाता है। टेबल 5.1 दी है। इस टेबल में क्या करेंगे हम? इस टेबल में कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड चीज़ें हैं, इनको आप एक लिस्ट बनाएं और इसको दिखाएं। इसको अगर आप बना लें तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर? ये जो लिस्ट है, क्या इसमें एयर, वाटर और सॉइल एंड मिनरल, क्या ये लिस्ट में ये नेचुरल चीज़ें हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली? हमें नेचर से मिली। जब नेचर से मिली तो ये सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर? क्या जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, क्या उसे हम ज़िंदगी भर हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर या सॉइल एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। क्लास 7th में वाटर के बारे में पढ़ा है। इन इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? जो वाटर है, क्या वो लिमिटलेस है? क्या उसको हम इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम 7th क्लास में पढ़ा है कि जो वाटर है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास में। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, एंड नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज को दो चीज़ों में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इनएग्जॉस्टेबल और एक है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं? दी रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि, यानी कि ये क्या है? इनएग्जॉस्टेबल, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्या है? सनलाइट, एयर, ये लगातार हमारे पास खूब अच्छी क्वांटिटी में है, इनका इस्तेमाल खूब कीजिए, मज़ा आएगा। ठीक है। लेकिन जो एग्जॉस्टेबल हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन से? ऐसे रिसोर्स जो ख़त्म हो जाए, नेचुरल रिसोर्स। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, इनकी अमाउंट लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इनको ये ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सभी चीज़ें कैसी हैं? ये सभी एग्जॉस्टेबल हैं। एक्टिविटी 5.2, इन इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप में एक्टिविटी है। अगर आपके आसपास भाई बहन ये लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है ये एक्टिविटी क्या है? टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर लिए जाएं, फिल देम विद द पॉपकॉर्न, कुछ को पॉपकॉर्न से भर लो, पीनट से भर लो, या रोस्टेड ग्राम यानी चने से भर लो, रोस्टेड जो हो जाते हैं उनको, टॉफ़ी से भर लो। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, 7 के ग्रुप में उनको डिवाइड कर दो। क्या है एक्टिविटी? फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। जो 7 ग्रुप हैं उनको भी 3-3 में डिवाइड कर दिया जाए। कंटेनिंग 1 to 4 स्टूडेंट, 1 से 4 स्टूडेंट उसमें भी होंगे, जो 3-3 के ग्रुप बनाए जा रहे हैं। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिव। तो इसमें कह रहे हैं कि जो है जैसे 7 वाला था, तो 7 आगे देख लेते हैं, चलिए पहले। अच्छा, एक्टिविटी है पूरी है। तो ये कह रहे हैं दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। जो एक ऐसा कर लीजिए, एक तो है 7 का ग्रुप, इन 7 को भी कितने में? 3-3 के ग्रुप में बांट लो। एक ग्रुप ये बना लो, एक ग्रुप ये बना लो, एक ग्रुप ये बना लो, 2 रख लो, इसमें 2 रख लो। ठीक है। तो इनको भी अलग अलग ग्रुप बना लेंगे तो क्या होगा? और ये कैसे करेंगे? कंज्यूमर की तरह बिहेव करेंगे। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ेगी तो यहाँ क्या होगा? और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। पुट 1 फुल कंटेनर ईच फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। एक
पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए एक कंटेनर रख दो। आस्क द कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर एंड देयर ऑफ देयर ग्रुप। जितना भी जैसे मान लीजिए इसके लिए एक कंटेनर रख दिया इस जनरेशन के लिए, इससे को भैया इस कंटेनर को खाओ, अपना जितना भी इस्तेमाल कर सकते इसको करो। तो क्या होगा, द कंटेनर ऑफ द ग्रुप नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ टू डू द सेम। इसी तरह से हम हर जनरेशन के हर जो हमने ग्रुप डिवाइड किए उसे हम सबसे कहेंगे आस्क द स्टूडेंट ऑब्जर्व द केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। हर कंटेनर में हम अब क्या ऑब्जर्व करें कि सामान क्या क्या रह गया। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क द थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी कि अब क्या करें, अब थर्ड अगर कुछ बच जाए तो थर्ड जनरेशन को ले जाओ और उससे कहो थर्ड जनरेशन पे खाए इसको। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। जो थर्ड जनरेशन है क्या वहाँ तक खाने के सामान पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या है, एज्यूम दैट ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। आप एक एज्यूम कर लें कि जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है वो एक कंटेनर में जितने भी अवेलेबल है खाने के लिए, जैसे कोयला, मतलब नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, जैसे कि कोयला है अब, या पेट्रोलियम है, या फिर नेचुरल गैस है, इनमें से कुछ भी एक एग्जॉस्टेबल आप उसमें से मान लीजिए जो खाने वाला हम कंटेनर रख रहे थे। तो क्या होगा, जब हम लगातार इसको नेक्स्ट जनरेशन में देते रहेंगे इन चीज़ों को, तो क्या होगा, एक न एक दिन इनका एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। जो भी जनरेशन नई आ रही हैं क्या वो ज़्यादा लालची हैं। It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generations and left something for them। देखिए होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर ये फर्स्ट जनरेशन वाले लोग अगर कंसर्न होंगे कि भाई यहाँ तक भी हमें पहुँचाना है चीज़ों को, तो क्या करेंगे, बचा के चलेंगे ये लोग फर्स्ट जनरेशन वाले। और अगर इन्होंने अगर सब कुछ एडजस्ट कर दिया, यही ख़त्म कर दिया, तो ये इस सेकंड जनरेशन को कुछ नहीं दे पाएंगे। ये बात देखिए आप। तो क्या होगा कि और अगर सेकंड जनरेशन कंसर्न होगी कि थर्ड जनरेशन को देना, तो कुछ ना कुछ इसको बचा कर चलेगी। तो ये सब इसलिए हो रहा है, ये सब चीज़ें ये बताई जा रही है कि क्या है कि जनरेशन्स किस तरह से कंसर्न है या नहीं है नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स के विषय में। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of the living organism, जिसे हम क्या कहेंगे, fossils। यानी कि जो नेचुरल गैसेज होती हैं, पेट्रोलियम हो, कोल हो, ये सभी किससे, डेड रिमेन्स, जो बचा कुचा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर वो मर जाएं, डेथ हो जाए उनकी, तो उनसे जो हमको मिलेगा उसी को हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल्स। देखिए होगा क्या कि अगर फॉसिल फ्यूल कहलाएंगे, अगर मान लीजिए कोई एक जंगल है पूरे एरिया में, और इस जंगल में क्या हो गया कि किसी वजह से आपदा आ गई, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, इसके ऊपर ढेर गिर गया, मिट्टी गिर गई इसके ऊपर बहुत बड़ा, तो मिट्टी के नीचे दब गए। अब जब मिट्टी के नीचे दब गए तो कई हज़ारों साल बाद ये क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल की तरह हमारे पास कोयले की फॉर्म में हमारे पास बन करके आएगा। यही चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया वो दिया कोयले का, यानी कोल का दिया। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट, यानी कोल के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा ज़रूर। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और कैसा होगा, बहुत ही स्टोन पत्थर जैसा हो सकता है और ब्लैक कलर का होगा। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे, हम इंजन के लिए भी कर रहे थे, भाप बनाने के लिए में इंजन्स में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, रेलगाड़ी को चलाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज,
और बहुत सारी जगह इस्तेमाल भी किया जाता है। इंडस्ट्री में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए स्टोरी ऑफ द कोल क्या कह रहे हैं, वेयर डू गेट कोल फ्रॉम, हम कोल को यानी कोयले को कहाँ से पाएंगे, एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, और ये कैसे फॉर्म होगा, इसकी इस विषय में इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 300 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब इसमें 10 लाख की मल्टीप्लाई कीजिए तब आएगा आंसर इसका, ठीक है। यानी 3000 लाख, यानी एक और इसकी 10 से मल्टीप्लाई करके 3000 लाख ईयर, 3000 लाख साल पहले द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया, यानी कि क्या है कि बहुत कई हजारों कई लाखों साल पहले क्या था बहुत डेंस फॉरेस्ट था, किसमें, वेटलैंड लैंड एरिया में। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और ये क्या हो गया, सॉइल के नीचे दब गए किसी वजह से। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड, जैसे जैसे ज़्यादा सॉइल उस पर डिपॉजिट होती गई ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड, और वो क्या होते चले गए, कंप्रेस होते चले गए जैसे जैसे उन पर मिट्टी दी गई। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, टेम्परेचर क्या हो गया और बढ़ता चला गया। दे शंक डीपर एंड डीपर, और लगातार क्या होते चले गए, वो डीपर और डीपर होते चले गए, यानी अंदर की तरफ उन पर सॉइल मिट्टी ऊपर जाती रही और वो डीप अंडर द सॉइल जाते रहे। अंडर हाई प्रेशर, इसी में अंडर हाई प्रेशर, इसको ध्यान रखना, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और जो डेड प्लांट है वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में हो गए कन्वर्ट, कोयले में कन्वर्ट हो गए जी वो। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल के पास क्या होता है, मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसको ध्यान रखना है कि अगर डेड वेजिटेशन अगर बदल गया कोयले में तो उसको क्या कहलाएंगे, कार्बोनाइजेशन कहलाएगा। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, कोल को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। और एक कोल माइन इज शोन इन द फिगर 5.2 में एक कोल माइन दिखाई गई है, ये रही, इसको देखें तो ये देखिए, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न, यानी अगर इसको हवा में इसको हीट किया जाए, गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा, कोल बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोल टार एंड कोल गैस। यानी क्या है कि जो कोला है, जो कोल है, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है किस चीज़ को, कोक पाने के लिए और कोल टार पाने के लिए और कोल गैस को पाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके बात बताई गई है। कोल क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं अभी। कोल क्या है जी, देखिए कोल क्या है, कोल क्या है, इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टांस। कैसा है, पोरस है जिसमें पोर है और ब्लैक सबस्टांस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोल का इस्तेमाल कहाँ, स्टील फैक्ट्रीज में और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के फॉर्म में किया जाता है काफ़ी जगह। देखिए अब क्या कोल टार की बात आ रही है। कोल टार क्या है, कोल टार क्या है, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, ये किस चीज़ का मिक्सचर है जी, जरा देख लेते हैं। जैसे तार को जो सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये उसकी बात कर रहे हैं। अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये देखिए 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ये। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in the industry like synthetic dye। synthetic dye बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया, इसका ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया गया, एक्सप्लोजिव बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोसिंथेटिक मटेरियल बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स को बनाने में, रूफिंग करने में, मटेरियल और बहुत रूफिंग मटेरियल जो होते हैं उनको बनाने के लिए। इंटरेस्टिंगली और क्या है, नेप्थलीन बॉल्स, जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं उनको बनाने में, यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। यानी कि इंसेक्ट्स को भगाने के लिए जो रिपेल मॉथ्स बनाए जाते हैं
नेफ्थलीन बॉल बनाई जाती है मॉथ्स को भगाने के लिए, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। उनका इस्तेमाल भी उसमें भी किस चीज़ का, कोल tar का इस्तेमाल किया जा रहा था। दीज डेज बिट्यूमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल tar। कोल tar की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, बिट्यूमेन का। एक ये भी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और ये क्या है कि कोल tar फॉर मेल्टिंग द रोड। हम कोल tar का रिप्लेसमेंट कर दिया है किससे, बिट्यूमेन से। एक लास्ट और है, इसको और देख लीजिए। ये क्या है, कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस इज ऑब्टेन, जैसे ही हम कोल से कोल गैस को यानी कोल से कोक को हम प्राप्त कर रहे होते हैं, उस समय हमें क्या मिल जाती है, कोल गैस भी मिल जाती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और ये कहाँ, जो भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं वहाँ जो मिलती है गैस आसानी से वहाँ मिल जाती है, जहाँ भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं। ये वाला पॉइंट रह गया। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। ये कौन सी ईयर में हुआ था, ये 1810 में हुआ था। एंड इन न्यूयॉर्क 1820 में हुआ। नाउ इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। किसका, अब इसका हीट में इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस का। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी इसमें। कोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरा, और कोल में भी हमने इसके 3 टाइप देखे। इसके जिसमें कोल प्रोडक्ट है, इसमें हमें 3 चीज़ें मिली, कोक, कोल tar और कोल गैस। 3 चीज़ों को हमने देखा। अब इसमें क्या है आगे, पेट्रोलियम है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।